इंडिया के अवाम को अपनी हुकूमत पर दबाव डालना चाहिए। तो वो कहते हैं ना जी कि लम्हों ने खता की, सदियों ने सजा पाई। तो अगर भाइयों की तरह इकट्ठे नहीं रह सके तो क्या हम हमसायों की तरह भी इकट्ठे नहीं रह सकते? अगर हिंदुओं का हिंदुस्तान हो सकता है, मुसलमानों का पाकिस्तान हो सकता है, बंगालियों का बांग्लादेश हो सकता है, तो हमारा क्यों नहीं सकता? तो अच्छा, वो कब कहते हैं कि जी हमें आज़ाद मुल्क दो? वो तो कहते हैं हमें दाखिली खुद मुख्तारी दो। कि वो जैसे किसी घोड़े का मतलब मशहूर है ना, काज चीज़ को टांग मारता था, लत मारता था, उसने बम को भी लत मार दी, छूटी उसकी छुट्टी होगी। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम फम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्से पर्दा चैनल की वसातत से मैं अपने मोहब्बत करने वालों से आज फिर मुखातब हूँ। मिर्ज़ा सईद महमूद बेग महमूद मिर्ज़ा जेलमी। आज का बर्निंग इशू है कनेडा में एक खालिस्तान के लीडर जो हैं, उन्हें इंडिया ने बाकायदा भारत ने प्लानिंग करके उसे कत्ल कराया, जिस पर पूरी दुनिया का अमन खतरे में पड़ गया। कनाडा ने एक गैरतमंद कौम की तरह, एक गैरतमंद मुल्क की तरह इसको बड़ा बुरा मनाया। और बुरा मनाने के बाद कम अज़ कम जब अपने दामन को आग लगी है तो ये बात अमेरिका तक और बरतानिया तक पहुंची है। जब तक हमारा घर जलता था ना, तो उस वक्त उन्हें ये एहसास नहीं होता था कि भाई भारत दुनिया में क्या कर रहा है। आज मैं जो बात करना चाहता हूँ ना, मैं थोड़ा सा खालिस्तान तारीख के बारे में के हवाले से भी बात करूँगा, और बरास में हिंदुस्तान भारत के अवाम को मुखातिब करना चाहता हूँ। देखें, हम बरसगीर पाक व हिंद के रहने वाले लोग, पाकिस्तान के हों, बांग्लादेश के हों या इंडिया के हों, हम बुनियादी तौर पर एक सब कॉन्टिनेंट के रहने वाले लोग हैं, और हमारी अक्सर आबादी के आबा अजदाद एक ही हैं। हमारा आबाई मज़हब हिंदू था, हम इस सरजमीन के रहने वाले लोग थे। ठीक है, अवान, मुग़ल, सैयद बाहर से आए, बाकी तो यहाँ के रहने वाले लोग हैं ना। तो एक ही कबीले के लोग हैं, एक ही नस्ल के लोग हैं, एक ज़बान के लोग हैं, एक कल्चर के लोग हैं, एक ही आबाई तौर पर मज़हब के लोग हैं। तो हम अगर आपस में दीन की बुनियाद पर हमें फ़र्क पड़ा, तो क्या दीन ये सिखाता है कि हम अपनी नस्लों के साथ, अपने हम ज़बानों के साथ, अपने हम इलाका और हम वतनों के साथ दुश्मनी पे उतरें और एक दूसरे को कत्ल करें? और फिर हमने कोई लड़ाई करके इंडिया और पाकिस्तान को तकसीम नहीं किया। हमारे कैदीन, जिनमें गांधी जैसी शख्सियत, जवाहरलाल नेहरू जैसी शख्सियत, कद्दाफी रहमतुल्लाह जैसी शख्सियत, और ऐसे लोगों ने मिलकर यह फैसला किया ना कि मुसलमान एक तरफ हो जाएं और इंडिया भारत एक तरफ हो जाए। फिर बांग्लादेश भी तो हमारा ही हिस्सा था। तो लाखों मुसलमान, बल्कि करोड़ों मुसलमान आज भी हिंदुस्तान में मौजूद हैं। लाखों हिंदू, सिख, ईसाई पाकिस्तान में मौजूद हैं। तो क्या हम इकट्ठे नहीं रह सकते? और यही भारत की क़यादत की पॉलिसी है, जिसकी वजह से आज पाकिस्तान के साथ उन्होंने पहले दुश्मनी रखी थी, आज उन्होंने ये दुश्मनी को बढ़ाया कनाडा तक। और नतीजा क्या होता है कि ये जब बैन अवी हम साजिशों में इन्वॉल्व होते हैं, लड़ाइयों में इन्वॉल्व होते हैं, और अपने मुल्क के हालात बेहतर करने के बजाय दूसरों मुल्कों के हालात ख़राब करने की तरफ जाते हैं, तो नुकसान ये होता है कि अपना मुल्क जो है ना वो तबाह बर्बाद हो जाता है और वहाँ के अवाम जलील व ख़ार होते हैं। क्या ये बात दुरुस्त नहीं कि भारत के अवाम की अक्सरियत जो है वो अपना गुरबत की लकीर से नीचे ज़िंदगी गुजार रही? आज भी लाखों इंसान जो हैं वो जोड़ों और छपड़ों के किनारे पर रह रहे हैं। तो क्यों हम अगर भाइयों की तरह इकट्ठे नहीं रह सके, तो क्या हम हमसायों की तरह भी इकट्ठे नहीं रह सकते? हमें इस हकीकत को तस्लीम कर लेना चाहिए कि हम हमसाए हैं, हमें एक दूसरे के वजूद को तस्लीम करना होगा। और रह गई हमारे खालिस्तान तारीख की बात और हमारे सिख भाइयों की बात। सिखों के साथ मेरा अपना नुक्ता ज़रा भाई, हमारा जो है ना वो बहुत ज़्यादा मामलात कामन है। वो पंजाब तकसीम हुआ, इसमें मशरकी पंजाब सारा सिखों के पास है, मगरबी पंजाब जो है मुसलमानों के पास है। आप अंदाज़ा लगाएं कि कितनी कौमें हैं जो, मसलन मैं एक आपको बताना चाहता हूँ कि संधू एक जाटों की कौम है। ये इंडिया में भी, इंडिया वाले पंजाब में भी हैं और पाकिस्तान वाले पंजाब में भी हैं। यानी नस्लें तक हमारी कामन है, इलाके तक हमारे कामन है। और फिर वदनीयत का तस्वर कि अल्लाह एक है, ये तो सिखों के और मुसलमानों के दरमियान कामन चीज़ है। अगर आज भी तौहीद के साथ साथ अगर रसालत का भी इकरार कर लें सिख, तो हमारे और उनके दरमियान तो इख्तिलाफ ही कोई नहीं रहता। फिर जब पाकिस्तान तकसीम हुआ, हमारे अजीम कैद मोहम्मद अली जिन्ना जैसे मुदब्बर इंसान ने, उन्होंने सरदार तारा सिंह को, जो सिखों का मुस्तनद लीडर था, और वो नेहरू का और अपना गांधी का और कदाज़म का जो था ना, हाँ मसर भी नहीं था, उनके कद काट का बंदा था,
उसे 7 लाख कागज़ पकड़ाया कि ये मैं दस्तखत कर देता हूँ, इस पर अपनी शराइत लिख लो। अगर वो उस वक्त बात मान लेते तो आज पंजाब भी तकसीम ना होता और आज ये कत्ल गारत भी ना होती। दरमियान में एक बफर स्टेट होती जिसकी खुद मुख्तारी जो है वो होती, वो कन्फेडरेशन पाकिस्तान की का हिस्सा होते पंजाब वाले, और मुसलमान और सिख इकट्ठे रह रहे होते। इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान एक बफर स्टेट होती, कभी लड़ाई ना हमारे दरमियान होती। तो वो कहते हैं ना जी कि लम्हों ने खता की सदियों ने सजा पाई। तो तारा सिंह की इस लम्हों की खता ने आज सिखों को, हिंदुओं को और मुसलमानों को सदियों से सजा मिलेगी और सदियों सजा मिलती रहेगी। तो अब बात यह है कि वो इंडिया जो कभी कहता है जी बलूचिस्तान को आज़ाद करो, वहाँ पाकिस्तान जो है ज़्यादती कर रहा है, कभी कहता है जी पाकिस्तान की तारीख को आज़ाद करो, कहता है कभी मकबूजा कश्मीर जो है हमारे वाले वापस करो। तो ये जो पाकिस्तान को तोड़ने की बातें करता है, कभी सिंधु देश की बात करता है, उसको अपने गिरबान में मुँह डाल के देखना चाहिए कि सिखों के साथ वहाँ सलूक क्या हुआ है। सिखों के गोल्डन टेम्पल पर अब अगर अंदाज़ा लगाएं कि कोई हमारे खाना काबा पर हमलावर हो, उसका क्या भी नाम हो, क्या हम उसे बख्श देंगे? बदकिस्मती से जंग अजीम में, जंग अजीम दोम में जब वहाँ लड़ाई हुई तो अंग्रेज़ फ़ौजों ने खाना काबा पर गोलियाँ चलाई, और वो दस्ता जो खाना काबा पर गोलियाँ चलाने वाला था उसमें एक मेजर और एक सूबेदार, उनका तल्लुक जेलम के साथ था। उनकी वजह से आज तक हमें पूरी दुनिया में गाली मिलती है कि जेलों वालों ने खाना काबा पे गोलियां चलाई थी। तो क्या गोल्डन टेम्पल पे को तबाह बर्बाद करने से, वहाँ पर गोलियां चलाने से इंडिया को जनाब शाबाश मिलती? सिखों में ये रिवंज पैदा हुआ और उन्होंने इंदिरा गांधी को कत्ल करके इंतकाम लिया। अब इसकी इंतहा उन्हें सोचनी चाहिए थी ना कि कहाँ तक पहुँच गए वो सिख, कि उन्होंने इंदिरा गांधी नेहरू के बेटी को कत्ल कर दिया। नेहरू तो सिखों का भी हीरो था, मुसलमानों का भी हीरो था, सिर्फ हिंदुओं के हीरो तो नहीं था। और ये खालिस्तान की तारीख, अच्छा वो कब कहते हैं कि जी हमें आज़ाद मुल्क दो? वो तो कहते हैं हमें दाखिली खुद मुख्तारी दो, कि कम अज़ कम पंजाब के अंदर इन्होंने उसको क्या किया कि 2 टुकड़े कर दिए, पंजाब अलग कर दिया, हरियाणा अलग कर दिया। तो वो तो कहते हैं कि हमें दाखिली खुद मुख्तारी दें, तो दाखिली खुद मुख्तारी भी नहीं दी, बल्कि इतना सिखों पर ज़िंदगी तंग कर दी गई कि यही नौजवान जो आज कत्ल हुआ है ये कनाडा भाग के चला गया। वहाँ इन्होंने मेहनत की, मजदूरी की, आज कनाडा में सिख कहाँ पर पहुँचे हुए हैं। वहाँ की मैशत में, वहाँ की सियासत में, वहाँ की समाजी ज़िंदगी में, वहाँ की कारोबारी ज़िंदगी में सिखों का बहुत बड़ा मकाम है। और वहाँ बैठकर अगर वो कह रहे हैं कि यार हम सिखों का अपना वतन होना चाहिए, हमारा एक आज़ाद मुल्क होना चाहिए खालिस्तान, और खालसों का अपना वतन, अगर हिंदुओं का हिंदुस्तान हो सकता है, मुसलमानों का पाकिस्तान हो सकता है, बंगालियों का बांग्लादेश हो सकता है, तो हमारा क्यों नहीं सकता? तो क्या तकलीफ पहुँच रही थी इंडिया को? कोई वो यहाँ मुसल्लक उन्होंने जंग शुरू की हुई थी, कोई उन्होंने छापा मार जंग कर रहे थे, वो कोई इनकी जो है था नुकसान कर रहे थे, इनकी तरसीबात को तबाह बर्बाद कर रहे थे। ये इंडिया तकब्बर का शिकार हुआ, पाकिस्तान के मारूदी हालात ख़राब हुए, और पाकिस्तान के हालात ख़राब करने में उसका, और जहाँ तल्लक है हमारी नालायक क़यादत का, वहाँ इंडिया की साजिशों का भी तल्लक है। हमारी मईशत को बर्बाद किया, हमारे मुल्क की सारा सिस्टम डिस्टर्ब किया। नतीजतन क्या हुआ कि उस कद काट की हमारे पास क़यादत नहीं थी जो उन साजिशों का रद्द करती, बल्कि बदकिस्मती से इस किस्म के लोग आए जो उल्टा जो है ना इंडिया की साजिश का शिकार होते रहे। तो इंडिया का जिससे दिल बढ़ा और दिमाग में खनास पैदा हुआ, तो उसने वो जैसे किसी घोड़े का मतलब मशहूर है ना, काज चीज़ को टांग मारता था, लत मारता था, उसने बम को भी लत मार दी, उसकी छुट्टी होगी। तो आज इंडिया ने कनाडा की जो है ना वो उसकी खुद मुख्तारी को चैलेंज किया है। ये मामूली बात नहीं है, उन्होंने उसकी खुद मुख्तारी को चैलेंज किया। अभी कश्मीर में हमारे नौजवान एक को शहीद किया, उसके जवाब में वहाँ जो मकबूजा कश्मीर के मुजाहिदीन है, इनका कर्नल, इनका मेजर, इनके जनाब DSP, इनके 16 फौजी मारे। बड़ी बाँ इन्होंने की कि जी पाकिस्तान ने करवाया है, हाफिज सईद ने करवाया है। हाफिज सईद को 200-250 साल कैद हुई है, वो अंदर कैद है, वो उसके पास तो मुलाकात के लिए कोई बंदा नहीं जा सकता। तो अगर वो अंदर बैठा हुआ इतना खतरनाक है इनके लिए, इतना इनके सर पर खौफ ज़दा है, तो इनको क्या पंगा लेने की ज़रूरत थी कि इन्होंने रावला कोट की मस्जिद में नौजवान शहीद करा दिया। अगर अपनी हालत ये है तो अब वहाँ पंगा लिया है जनाब अपना कनाडा में। इंडिया के अवाम को अपनी हुकूमत पर दबाव डालना चाहिए। नंबर 1 कि ये पाकिस्तान के साथ, हमसायों के साथ, बाकी हमसायों के साथ पंगा लेना बंद करें। दूसरा,
सिखों को दाखिली खुद मुख्तारी दें, उनके साथ मुज़ाकरात करें और उनको ताकत के जरिए न दबाएं। तमिलनाडु में क्या हो रहा है, वहाँ कौन सी रियासत है जो उनके साथ रहना चाहती है? वह ताकत के जोर से उनको दबा के रखा हुआ है। तो कब तक ये ताकत का जोर, जूं जूं दुनिया में शऊर बेदार हो रहा है, कौमों में आज़ादी का तस्वर पैदा हो रहा है, तो इसका अंजाम क्या होगा कि इंडिया टूट जाएगा। और वहाँ के अवाम को चाहिए कि अगर वो अपने मुल्क को मुतहद रखना चाहते हैं, अपनी मैशत को मजबूत करना चाहते हैं, तो वो कम अज़ कम मोदी से निजात हासिल करें। मोदी नफरत की बुनियाद पर कामयाब हुआ है। कोई ऐसा लाएं जो मोहब्बत की बुनियाद पर, जो कहे कि भाई मैं हमसायों के साथ मोहब्बत से रहूँगा, अपने मुल्क के बशिंदों के साथ मोहब्बत के साथ रहूँगा। हमारे एक आम तौर पर सवाल किया जाता है कि बेनज़ीर दौर में खालिस्तान तारीख को नाकाम करने में हमारी हुकूमत का बड़ा रोल था, और एतजाज़ हसन वज़ीर दाखिला ने एक लिस्ट मुहैया की थी इंडिया की हुकूमत को, और उन्होंने वो सारे खालिस्तान के लीडर जो थे मरवा दिए थे। ये बात दुरुस्त है कि उस दौर में खालिस्तान की तारीख के लीडर मरवाए गए थे, लेकिन जहाँ तक तल्लक है पीपल पार्टी का, मेरा आज की पीपल पार्टी के साथ कोई तल्लक नहीं। लेकिन मैं जो पीपल पार्टी की हिस्ट्री से वाकिफ़ हूँ, पीपल पार्टी के दामन में क्या है। पीपल पार्टी अगर मजहबी बुनियाद पर आगे बढ़ती है तो उसके पास यही है कि हमें जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जनाब जो है वो क्या किया था कि कादियानियों को काफिर करार दिया था, तकलीफ करार दिया था। अगर वो पाकिस्तान की सालमियत, पाकिस्तान की अपना जो है ना कुव्वत की बात करना चाहती है कि हम इसको एक ताकत बनाएंगे, तो फिर उन्हें वो मंशूर लेना पड़ेगा ना कि भुट्टो ने कहा था कि भाई हम घास खाएंगे लेकिन एटम बम बनाएंगे। तो एटम बम बनाया था, एटम बम किसी ने बनाया था? वो कश्मीर आज़ाद कराना चाहते थे। तो जब कश्मीर आज़ाद कराना चाहते थे तो खालिस्तान की तारीख को कमज़ोर करते तो कश्मीर आज़ाद होता, खालिस्तान की तारीख मजबूत होती तो कश्मीर आज़ाद होना था। मैं कम अज़ कम पीपल पार्टी पर हर इल्ज़ाम कबूल कर सकता हूँ, लेकिन बेनज़ीर और भुट्टो पर मैं मुल्क दुश्मनी का इल्ज़ाम कबूल करने को तैयार नहीं हूँ। उनके सियासी फैसलों ने नुकसान ज़रूर दिया होगा। भुट्टो का सियासी फैसला किधर हम उधर तुम वाला मामला, पाकिस्तान टूटने में एक किरदार उनका बदकिस्मती से अदा हुआ, लेकिन उसी भुट्टो ने 1 लाख कैदी भी तो रिहा करवाए। उसी भुट्टो ने इस मैशत को, इसकी डूबती मैशत को सहारा दिया। उसी भुट्टो ने इसको एटम बम बनाया। तो इसलिए ये कम अज़ कम मैं इल्ज़ाम अपनी पीपल पार्टी या पर ये बेनज़ीर पर कबूल करने को तैयार नहीं हूँ। और एतजाज़ हसन ठीक है, लिबरल आदमी है, वो मज़हब परस्त आदमी नहीं है, लेकिन उसका अपना बैकग्राउंड ये है कि वो चौधरी आसन का बेटा है और चौधरी आसन क़यादत का साथी था। उसका जो दादा था वो ठीक है कि मकामी लीडर था और असम्बली तक पहुंचा, लेकिन उसका वालिद जो था वो प्रो पाकिस्तान था। वो बहुत अच्छा राइटर था। मैं और वो राइटर थे, कदील अखबार रसाला निकलता था नवाइवत का, उसके मुश्किल कालम नवीस थे वो और मैं उसको नवाइवत में काम करता था। और नवाइवत के मजीद निज़ामी और हमीद निज़ामी के साथ उनके बहुत अच्छे आसन अली की दोस्ती थी। अगर उनके साथ दोस्ती थी तो प्रो पाकिस्तानी थे, तो प्रो पाकिस्तानियों का बेटा कम अज़ कम पाकिस्तान का गद्दार नहीं हो सकता। इसलिए आज की क़यादत जो है पाकिस्तान की, उन्हें भी मैं कहूँगा कि बेहतरीन मौका इस वक्त, पूरी दुनिया को बताएं, इस वक्त डिफेंसिव ना हो, एग्रेसिव हो, पूरी दुनिया को बताएं कि यह किरदार है इंडिया का, और उसकी आवाम को भी बताएं और पूरी दुनिया को भी बताएं कि ये इंडिया जो कनाडा में कर सकता है वो पाकिस्तान में क्या कुछ नहीं कर रहा। और इस मौके से कम अज़ कम पाकिस्तान को दुनिया की आंखें खुलवानी चाहिए और पूरी दुनिया की आंखें खुल जानी चाहिए। और इंडिया के अवाम को भी इस पर सोचना होगा कि अगर वो नहीं तो न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तान तक ना होगी दास्तानों में। आखिर दावन अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। इंशाअल्लाह ज़िंदगी होगी तो अगले मौके पर फिर आपसे मुखातब होंगे, हाजिर होंगे आपके पास। अल्लाह हाफ़िज़।